हेलो बच्चों, के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमलेश आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। मैं आपको बता दूं कि आपके विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। क्लास 10th की विज्ञान 3 भाग में बटी हुई है। पहला भाग है रसायन विज्ञान, दूसरा भाग है जीव विज्ञान और तीसरा भाग है आपका भौतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे आज भौतिक विज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं न्यूमेरिकल, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, पर इजी होते हैं। बच्चों का मन होता है कि केवल थ्योरी याद करने का। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम बताते हैं आज को भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रकाश के बारे में बता दूं, फिर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने में हमारी सहायता करता है। चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है, हेडिंग डाल के लिख लेना। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने में, जो हमको वस्तु देखने में हमारी सहायता करता है। अब हम जो वस्तु देखते हैं, हमें वस्तु देखने का नजरिया या प्रोसेस क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए सूरज यानी सन, और ये कोई वस्तु रखी है, इसको स्रोत बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत वो होता है जहाँ से प्रकाश निकलता है। जैसे अभी आपके कमरे में लाइट लगी होगी, CFL इसे बोलते हैं या LED बोलते हैं, तो वहाँ से प्रकाश निकलता है, उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ये मानव नेत्र अब हमारे देखने का नतीजा कुछ ऐसा होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलती है तो वह पहले वस्तु पर आपतित होती है, पहले वस्तु पर आपतित होती है। वस्तु से परावर्तित होकर ये किरण हमारे नेत्र तक पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये होता है हमारे देखने का नजरिया, कोई भी वस्तु देखने का नजरिया। अब ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में और लाइट भी ना हो, हमें ना दिखाई दे, हम वहाँ भी उतना ही देखते हैं, पर वहाँ लाइट नहीं होती है, यानी प्रकाश ना होने के कारण कोई वस्तु दिखाई ना देती है। वस्तु होगी सामने फिर भी ना दिखाई देगी बंद कमरे में और बिना लाइट के। जब ऐसे ही आप लाइट खोलते हैं तो वो लाइट पहले प्रकाश स्रोत से चल के वस्तु पर आती है, वस्तु से आकर फिर हमारे आँख तक पहुँचती है प्रकाश किरण, जिस कारण हमें सामने रखी वस्तु दिखाई देती है। ये प्रोसेस होता है हमारे आँख से वस्तु को देखने का। ठीक है, चलिए अब हम आपको प्रकाश के गुण के बारे में बताते हैं। चाहे तो आप शॉर्ट में बना सकते हैं, पहले समझाने के लिए था। प्रकाश के गुण हेडिंग डाल दीजिए, प्रकाश के गुण। इसके अंतर्गत पहला गुण है आपका, जो प्रकाश किरण है वो एक सीधी रेखा में गति करती है। इस प्रकार बिल्कुल सीधी, इसे कहते हैं सरल रेखा में गति करती है। या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। प्रकाश किरण एक सरल रेखा में गति करती है।
जब भी कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलता है वो बिल्कुल सीधा चलता है, ऐसे सीधी रेखा में, इसे बोलते हैं सरल रेखा में गति करता है। दूसरे में लिखना जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश जिसे बोलते हैं, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक ही, सॉरी गुण सेकंड वाला। इसके बाद थर्ड है, सेकंड क्या कह रहा था कि 10 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए, जैसा कि इस बार पूछा जाएगा। 16 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तैयारी करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, ना जल हो ना वायु हो। इंटर में आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ वायु को निर्वात में ला सकते हैं, मगर अभी कहने का मतलब ये है यहाँ कोई भी माध्यम ना हो, न कांच, न जल, न कोई भी लिक्विड ऐसा पदार्थ। वहाँ पे जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दूसरा इसी के आधार पे है फोर्थ कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मैं बोल देता हूँ, अगले लिए फोर्थ में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न इस बार कुछ चेंज है थोड़ा एग्जाम का। शॉर्ट पोर्शन पूछे नहीं जाने हैं, सीधे लॉन्ग पोर्शन आएंगे आपके 4-4 नंबर के और 6 नंबर के। खंड वाइज आएंगे 3 खंड में। किसी दिन मैं आपको बता दूंगा वीडियो मिला के कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, और OMR सीट भी कैसे भरी जाएगी उसके बारे में भी बताऊंगा। जल्दी आपको वीडियो आने वाली है इसके बारे में, OMR के बारे में कैसे भरी जाएगी। उसमें गलती ना करें क्योंकि वो 20 नंबर की है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी आपने तो आपके 20 नंबर एक साथ पूरे ही कट जाएंगे। तो उस पर ध्यान दें थोड़ा, और आज भी थोड़ा ध्यान दें। हम पढ़ेंगे अब प्रकाश का परावर्तन। बहुत इजी है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर, ये पॉलिश कर रहा हूं, ये तल है, पॉलिश मतलब पेंट किया हो, एक साइड क्या हो उसका पेंट किया हुआ हो। जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है इस तल पे, ये इसका पॉलिश वाला तल है और ऊपर वाला ये समतल है जिस पे कोई भी पॉलिश करी हुई ना है। यानी कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर पड़ता है, पॉलिशदार चिकनी सतह पर पड़ता है, तो उसका आधे से अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये मान लीजिए कोई माध्यम है,
और माध्यम ले रहे हैं यहाँ पर वायु। ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। सीधे सीधे लिख देता हूँ। आपतित किरण। और ये परावर्तित घटना कहलाती, परावर्तन की, यहाँ से ये परावर्तन हो गई तो ये कहलाएगी परावर्तित किरण। इस बिंदु को बोलते हैं परावर्तन बिंदु। इस पर खींचा गया अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब, 90 डिग्री पर। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। आपतित किरण जब किसी पॉलिशदार और चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका आधे से अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए। किस माध्यम की बात कर रहे हैं? वायु से आई थी और वायु में ही चली गई, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब जो किरण है आपतित किरण, वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को बोलते हैं आई, और बोला जाता, आई से लिखा जाता है, बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण, लिखा जाता है आई से। उसके बाद आती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर से लिखा जाता है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर से लिखा जाता है। इसी चित्र के आधार पर हमारे नियम बने प्रकाश का परावर्तन के नियम। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार सतह पर गिरती है तो उसका आधे से अधिकांश भाग, इस किरण का आधे से अधिकांश भाग उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के परावर्तक बिंदु से परावर्तित होकर लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार सतह पर टकराती है तो उसका आधे से अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये चित्र बना लेना और अभी जो मैंने परिभाषा बोली वो भी लिख लेना, चाहे मैं दोबारा बोल दूं। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है तो उसका आधे से अधिकांश भाग, इस किरण का आधे से अधिकांश भाग उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही अब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसके हैं कुछ नियम, उस नियम को हम लिखेंगे। ये वाली हेडिंग है आपकी, जो हो गया। दूसरी हेडिंग डालना प्रकाश के परावर्तन के नियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम लिख लेना,
पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या पहले नियम? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। किधर होते हैं? एक ही तल में, ऊपर वाली साइड में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये आपका पहला नियम है, लिख लें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है इसका आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि अविलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण वो, और परावर्तित किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाती है इसे कहते हैं परावर्तन कोण आर। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यही नियम है कि आपतन कोण, ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में, दिख रहा है, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R, इसे अर्थात करके लिख सकते हैं। मूल्य दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात करके ये लिख लेना, यहाँ से डाल देना दूसरे नियम में, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इनको। अच्छा, यहाँ होता क्या है, जो आपतन कोण है, चलिए मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ दूसरी जगह, इसको ध्यान रखना। ये पृष्ठ, आपतित किरण, अविलंब और ये परावर्तित किरण, ये कोण I और ये हमारा कोण R। क्या है? सुनिए, कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर होता है कोण R के। कहने का मतलब ये, अगर ये आपतित किरण है वो अविलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर आ रही है, कितनी डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर आ रही है, तो परावर्तित किरण भी अविलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर ही निकल के जाएगी। समझे? आपतित किरण अविलंब के साथ जितने कोण पर आती है, परावर्तित किरण अविलंब के साथ ही उतने ही कोण पर निकल कर जाती है। जितने कोण पर ये आती है उतने ही कोण पर ये निकल कर जाती है। कब? परावर्तन की घटना के बाद। इसीलिए कहते हैं कि कोण I जो है वो किसके बराबर होता है? कोण R के। अगर ये 30 पे आ रही है कोण अविलंब के साथ बनाते हुए, तो अविलंब परावर्तित किरण भी अविलंब के साथ 3 डिग्री कोण पर ही जाएगी। अगर ये 45 पे आ रही है तो ये भी 45 डिग्री की कोण पर ही निकल के जाएगी अविलंब के साथ। अगर ये 60 पर आ रही है तो ये 60 डिग्री कोण पर निकल के जाएगी अविलंब के साथ। इसका कहने का मतलब ये है दूसरे नियम का कि जो कोण I है वो R के बराबर होगा। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे
प्रतिबिंब के बारे में। इसको आप याद रखना, परावर्तन के नियम और परावर्तन की घटना किसे कहते हैं, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी प्री बोर्ड में पूछा गया था कुछ बच्चों के पेपरों में। अब बताएंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है वो वस्तु को केवल प्रतिबिंब दिखाई देता है हमको, ना कि वस्तु। आप कुछ कहेंगे सर वस्तु नहीं दिखाई देती है। हमारे नेत्र में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसका हमें वस्तु सामने रखी हुई दिखाई देती है। चलिए, प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वहां बना प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर वास्तव में मिलती है, वहां बना प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, केवल प्रतीत होती हैं, वास्तव में ना मिलती हो, तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जहां वास्तविक में मिलती है वहां बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, जहां प्रतीत होती है वहां बनता है आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक, अब इन्हीं के आधार पर कुछ स्थितियां हैं दर्पणों की, उनको बताएंगे हम। जरा इसको रब करते हैं, दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर बताते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, दर्पण, दर्पण इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या होता है? जब हम किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर क्या करें, चलिए यही ले लेते हैं, समतल दर्पण बना लेते हैं। यह भी पारदर्शी माध्यम है, इसके हम आर पार देख सकते हैं, उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। अगर हम इस पर एक पृष्ठ कैसे कर दें, पेंट कर दें, और दूसरा पृष्ठ कैसे बना दें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, जहाँ से कोई किरण आए और परावर्तित होकर निकल जाए, ऐसे आए और इस टाइप से निकल जाए। तो इस प्रकार जो निकाय बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? दर्पण। और दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो गया, मैंने एक ले लिया था उदाहरण के लिए। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। समतल दर्पण क्या होता है? बिल्कुल कैसा हो, प्लेन, इसकी सतह कैसी हो, प्लेन, और उसका एक पृष्ठ परावर्तक और दूसरे पृष्ठ का वो पेंट किया हुआ, इस प्रकार बने निकाय को कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो कुछ गोल के रूप के होते, गोल आकार के, कुछ गोला आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये कैसे बनता है? अगर इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पेंट कर दें तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। अगर इसके बाहर वाले पृष्ठ पर पेंट कर दें तो ये बन जाता है अपतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होगा,
गोलीय दर्पण 2 टाइप के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे पेंट किया हुआ हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पेंट किया हो क्या कहलाता है? उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। अवतल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो? पेंट किया हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल गोलीय दर्पण। 2 टाइप गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण एक ही प्रकार का होता है, ये बिल्कुल प्लेन होता है। अब इसमें क्या होता है इसका उत्तल दर्पण में कि इसका ये वाला पृष्ठ जो वो परावर्तक का कार्य करेगा। किसका? परावर्तक, यानी यहाँ से कोई किरण आएगी ऐसे परावर्तित हो जाएगी। इसमें क्या होता है? इसका ये वाला पृष्ठ अंदर का परावर्तक का कार्य करता है, जो दबा हुआ है, और भरा हुआ भाग कैसा है? पेंट हुआ है, यानी यहाँ से कोई किरण परावर्तित या परावर्तन घटना प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। समझे? चलिए हम इसे रब करते हैं। और बताते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको आप याद रखना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू के रूप में, बहुविकल्पी। समतल दर्पण किसे कहते हैं? अभी बनाते हैं फिर बताते हैं। ये है आपका पारदर्शी माध्यम। अभी आप इस तरह से देखोगे तब भी उतना ही दिखाई देगा, और इस साइड में अगर को देखोगे तब भी उतना ही दिखाई देगा। क्या करना? इसके एक पृष्ठ कोई से भी एक को क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे। कलाई बोलते हैं, पेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसका ये पृष्ठ हो गया कलाई, यानी पेंट किया हुआ। और इस प्रकार का जो पृष्ठ है इस साइड का, वो किसका काम करेगा? परावर्तक का। किसका? परावर्तक, यानी यहाँ से कोई किरण से आएगी और यहाँ से कोई परावर्तित हो जाएगी, और ये कहलाएगा अभिलंब। ठीक, इस प्रकार वाले निकाय को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ये वाला पृष्ठ कैसा? समतल, यानी प्लेन है बिल्कुल। जैसे ये एरिया है हमारे बोर्ड का, ये बना हुआ है, कैसा है? समतल है, इसको बोलते हैं समतल पृष्ठ। इसका पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके जो गुण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके भी पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन है इसके, ये पूछे जाते हैं। चलिए इनके गुण के बारे में बताते हैं आपको। समतल दर्पण के गुण, हेडिंग डालना, समतल दर्पण के गुण। इसका पहला ही गुण है कि समतल दर्पण द्वारा, पहला गुण है इसका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। आभासी एवं सीधा होता है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी आभासी प्रतिबिंब हैं वो सब सीधे बनते हैं, और जितने वास्तविक प्रतिबिंब हैं वो सब उल्टे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जैसी वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब है, वो वस्तु सीधी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक है। दूसरा गुण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत को चाहे आप ऐसे लिख लेना,
सिंबल भी बना लेना। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है इसके, एग्जाम में प्री बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप भी याद रखें, पूछे जा सकते हैं आपके लिए भी बोर्ड में। पहला क्या है, आभासीय में सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तीसरा जो पूछा गया है CTET में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, कि जब भी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना हो तो हमें कितना बड़ा दर्पण चाहिए होगा, और वो भी कौन सा, समतल दर्पण। तो यहाँ इसका क्वेश्चन है, वो गुण है क्या, h ऊंचाई की वस्तु देखने के लिए कुछ ऐसे करके है, h ऊंचाई, आप पूरा ले लेना, मैं बोल देता हूँ। इससे मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर 1 मीटर की है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है मुझे, 1 मीटर का पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो हमें जो दर्पण चाहिए होगा वो किस ऊंचाई का चाहिए होगा, तो यहाँ से बनता है h ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 यानी h/2 ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए होगा। वस्तु की जो ऊंचाई होगी उसका आधा करके जो बनेगा उस ऊंचाई का हमें चाहिए क्या, दर्पण। अगर वस्तु कितनी है, 1 मीटर की है, तो हमें दर्पण चाहिए होगा 50 सेंटीमीटर का। अगर वस्तु कितनी है, 2 मीटर की है, तो हमें दर्पण कितना चाहिए होगा, 1 मीटर का। आधा कितना होता है, 1। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, वस्तु 1 मीटर की तो प्रतिबिंब आधे मीटर का, किसमें बनेगा, समतल दर्पण में। ठीक है, वस्तु 2 मीटर की, नहीं आ रहा, वस्तु 2 मीटर की तो प्रतिबिंब कितना चाहिए होगा दर्पण के, 1 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पूरा पूरा लिख लेना इसका। h ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, h ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई के समतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। h/2 ऊंचाई के समतल दर्पण का प्रयोग करना होगा, इस प्रकार से होगा। नहीं आ जाएगा, एक और लिख देना इसका, चौथा कोड क्या कहता है, h ऊंचाई को प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 हो गया। हाँ, अगर 2 समतल दर्पण हैं, पहले समझा देता हूँ, लिखेंगे। 2 समतल दर्पण हैं, उनके बीच कोई वस्तु स्थित है। 2 समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु स्थित है, ये वस्तु है, ये वाली, ये कोई वस्तु स्थित है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे या कितने प्रतिबिंब संभव है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है। 2 समतल दर्पण है सामने रखे हुए, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों के बीच कोई वस्तु रखी है, तो उसके कितने प्रतिबिंब संभव है, तो उसके अनंत प्रतिबिंब संभव है। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी करके देख सकते हैं। एक वस्तु को बीच में रख लेना, एक वस्तु बीच में स्टैच रख लेना, एक समतल दर्पण, इसमें आप शकल देखते हैं, एक समतल दर्पण इस पार और एक समतल दर्पण इस पार, वस्तु को बीच में रखना और फिर उसमें देखना कि कितने प्रतिबिंब बनते जा रहे हैं। इस वाले समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे और इस वाले समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेंगे, बराबर प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे और ऐसे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। भले ही छोटे होते चले जाएंगे पर बहुत बनेंगे, अनंत की संख्याओं, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कोड लिख लें आप, चौथा वाला, कि 2 समतल दर्पणों के बीच, 2 समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। चलिए, आज आपका ये परावर्तन और समतल दर्पण समाप्त हुआ। अब हम उसके गोलीय दर्पण से संबंधित स्थितियों के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे
तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। अपने मित्रों को जरूर बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन संबंधी कुछ घटनाएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।